30 जनवरी 2025 की सुबह रायपुर के कोटा इलाके की रहने वाली 24 साल की रचना सोना नाम की लड़की अपने घर वालों से ये कहकर निकली कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन वो नहीं आई। इसके अगले दिन यानी कि 31 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे रचना के घर वाले सरस्वती नगर थाने में पहुंचे। उनकी बेटी पूरे 24 घंटे से लापता थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुलिस अपने काम में लग गई और रचना की तलाश शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। कॉल डिटेल्स खंगाले गए। रचना का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया गया और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार जांच में ये सामने आया कि रचना की आखिरी बातचीत उसी के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के विवेक सोना से हुई थी। असल में कहा जा रहा है कि विवेक रचना का दूर का रिश्तेदार था। पुलिस ने फिर विवेक से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में विवेक ने पुलिस को यही बताया कि उसने रचना से बात की थी, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता। पुलिस को उसकी बातों में कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा था और फिर रचना और विवेक के फोन चैट्स ने कहानी का असली सच सामने ला दिया। रचना और विवेक पिछले कई महीनों से एक दूसरे के करीब थे। चैट्स में साफ दिखा कि रचना विवेक से शादी करना चाहती थी, लेकिन विवेक इसे टालता रहा। चैट्स में रचना के कई ऐसे मैसेज थे जो ये बताते हैं कि वह विवेक पर लगातार शादी का दबाव डाल रही थी और शायद यही वो वजह थी जिसने विवेक के मन में एक खतरनाक योजना को जन्म दिया। 30 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे विवेक ने रचना को फोन किया और कहा कि मिलते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। रचना खुशी खुशी तैयार हो गई। विवेक ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और दोनों रायपुर से खारून नदी की ओर निकल गए। करीब 30 किलोमीटर तक उसने बाइक चलाई। रास्ते में दोनों ने बातें भी की और आखिरकार वो खमरिया नाम की जगह पर पहुंचे। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहीं खेतों के बीच विवेक को एक खाली झोपड़ी दिखी। ये ऐसी जगह थी जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। खबरों के अनुसार ये पता चला कि इस जगह पर पहुंचने के बाद दोनों झोपड़ी के अंदर पहुंचे और यहाँ पर रचना ने फिर शादी की बात छेड़ी, जिसके चलते दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और इसी बहस के दौरान विवेक ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने रचना का गला दबाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। रचना मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। मीडिया सूत्रों का ये कहना है कि विवेक इसके बाद भी नहीं रुका। उसे शायद ये डर था कि वो पकड़ा जाएगा और शायद इसलिए उसने रचना की पहचान छुपाने के लिए रचना के चेहरे और सीने पर तेजाब छिड़क दिया। इतना सब करने के बाद विवेक वहां से भाग निकला, लेकिन दूसरी तरफ करीब 5 दिन तक रचना के घर वाले और पुलिस उसे ढूंढते रहे। इस बीच पुलिस विवेक से पूछताछ भी कर रही थी और विवेक ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। वो बार बार यही कहता रहा कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। रचना की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ने विवेक को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार विवेक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब पुलिस रचना की लाश तक पहुंची तो वो झोपड़ी के अंदर मिली। तेजाब की वजह से वो बुरी तरह से झुलस चुकी थी। कहा जा रहा है कि ये झोपड़ी मुख्य सड़क से करीब 150 मीटर अंदर खेतों के बीच थी और जगह इतनी सुनसान कि किसी राहगीर को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। वहीं जब रचना की मौत की खबर उसके घर वालों तक पहुंची तो पूरा परिवार टूट गया। लेकिन जैसे जैसे ये खबर फैलने लगी, लोग आक्रोशित हो उठे। 31 जनवरी की शाम रायपुर के सरस्वती नगर थाने के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। उनकी एक ही मांग थी कि विवेक को फांसी दो। लोगों ने जीई रोड तक जाम करने की कोशिश की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जनता को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और अब विवेक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। यह घटना सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उन काले पहलुओं को उजागर करती है जहां प्यार और रिश्ते की आड़ में खतरनाक मंसूबे पनपते हैं। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।